नमस्कार, मैं आलोक कुमार एक बार फिर से आप लोग के सामने। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे आंदोलन के बारे में जिसे हम भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं। यह आंदोलन 9 अगस्त को आरंभ हुआ था 1942 ईस्वी में, परंतु इसकी रूपरेखा, इसकी गाथा जो है द्वितीय विश्व युद्ध से आरंभ हुई थी। तो हम इस आंदोलन के बारे में मैं आपको और चीज़ें बता दूं कि यह भारत का एक ऐसा आंदोलन था जिसे हम निर्णायक आंदोलन के रूप में भी मान सकते हैं। इतना ही नहीं, इस आंदोलन के बारे में सुभाष चंद्र बोस ने अपने बर्लिन में रेडियो को संबोधित करते हुए कहा था कि यह एक अहिंसक। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें। और गुरीला युद्ध है। और इस आंदोलन की पराकाष्ठा ये थी कि इसमें देश के तमाम वर्ग के लोग, चाहे वो विद्यार्थी हों, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो वकील हों, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों, चाहे वो मजदूर हों, चाहे वो किसी भी पेशे से जुड़े हुए हों, चाहे वो भारत के ग्रामीण कृषक हों, वो सारे लोग मिलकर इस आंदोलन को बहुत बखूबी से इस आंदोलन में शरीक होते हैं। और उन्हें ये इस बात का एहसास होता है कि अब आज़ादी के अलावा कोई भी दूसरा चीज़ हम लोग को मंजूर नहीं है। तो हम इस आंदोलन के बारे में और अच्छे से जानते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर महात्मा गांधी के द्वारा 9 अगस्त को ही क्यों चुना गया। तो मैं इसके थोड़ा साल पहले यानी कि 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी में, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा सरकारी खजाने को लूटा गया था जो ट्रेनों में आ रहा था। तो उस घटना से ओतप्रोत होकर या उस घटना को अपना प्रेरणा मानकर महात्मा गांधी ने इस आंदोलन की तिथि को निर्धारित किया था। वहीं दूसरी ओर मैं एक चीज़ और बता दूं कि यह जो भारत छोड़ो शब्द है, उस शब्द की व्याख्या सबसे पहले यूसुफ मेहर अली के द्वारा की गई थी। और इस आंदोलन के बारे में मैं आपको बताऊं कि यह आंदोलन न सिर्फ भारत बल्कि विश्व में इस आंदोलन का प्रभाव पड़ता है और उसका परिणाम ये होता है कि आने वाले कुछ वर्षों में ही हम लोग का देश स्वतंत्र हो जाता है। चलते हैं हम उस आंदोलन की ओर और देखते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी घटनाएं हुई थी और इसका स्वरूप क्या था और इसकी रणनीति जो महात्मा गांधी के द्वारा 11 सूत्रीय कार्यक्रम में रखी गई थी वह कितना कारगर सिद्ध हो पाया, क्या हमें सफलता मिली। तो चलिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर और इसके स्वरूप को जानते हैं। तो अब देख सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन जो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुआ है, उसके पूर्व में मैं थोड़ी सी फिर से पृष्ठभूमि में जाता हूं और देखता हूं कि आखिर उस समय कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। तो पुनरावृत्ति करते हैं। तो मैंने पूर्व में बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ये सारी घटनाएं हो रही थीं। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 1940 ईस्वी में, 8 अगस्त 1940 को, जिसमें तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड लिथगो, उनके द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया था कि आप द्वितीय विश्व युद्ध में हमें साथ दें और युद्ध के उपरांत हम आपको डोमिनियन स्टेट देंगे। और इस तरह के कुछ 5-6 प्रस्ताव रखे गए थे, परंतु कांग्रेस पार्टी के द्वारा उनके इस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता है। हम अगले चरण में चलते हैं, कृष्ण मिशन, जिसका मैंने जिक्र भी किया था। कृष्ण मिशन के बारे में बताया कि जस्ट यह जो था वो अगस्त प्रस्ताव जो था उसकी पुनरावृत्ति थी। और इतना ही नहीं, इसमें कुछ चीज़ों को बढ़ाया गया था, काफ़ी लुभावन चीज़ें थी, परंतु ये इसको भी भारत सरकार के द्वारा या भारत की जो जनता थी, खासकर कांग्रेस पार्टी थी, उसके द्वारा उसको एक सिरे से खारिज किया जाता है। उनका सिर्फ एक ही मांग होता है कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता के अलावा हमें और भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। कारण को देखते हैं, जापानी आक्रमण का भय, जिसमें मैंने बताया था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो विश्व युद्ध की जो परिस्थितियां थी वो इस प्रकार बन गई थी कि जो धुरी राष्ट्र के जो सबसे शक्तिशाली देश जापान था, वो एशिया में धीरे धीरे वो अपने प्रभुत्व को बढ़ा रहा था। और वैसे क्षेत्र जो इंग्लैंड के उपनिवेश थे, उन क्षेत्रों पर वह अपना एक अधिकार प्राप्त करने की कोशिश में लगा हुआ था। तो उसी क्रम में वह मलाया, सिंगापुर और बर्मा यहाँ तक पहुँच जाता है और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो दिन दूर नहीं कि जब थोड़े ही दिनों में वो भारत में भी प्रवेश करेगा। और इसके एवज में मैं आपको बता दूं कि मित्र राष्ट्र की ओर से अमेरिकी सैनिक भी भारत में आ जाते हैं और लगता है कि अब कुछ ही दिनों में बहुत ही विभत्स तरीके से या भयंकर युद्ध देखने को मिलेंगे। इससे भारतीय राजनीति के जो प्रमुख पार्टी थी कांग्रेस, वो काफ़ी इससे कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा था कि ये युद्ध जो है सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड के कारण हो रहा है और ये इसकी जिम्मेवार भी इंग्लैंड है। अगर इंग्लैंड भारत छोड़ करके चले जाएंगे तो इसकी नौबत नहीं आएगी।
उसके अलावा महंगाई तो मैं बताया था कि जैसे ही जब भी कोई युद्ध होता है तो देश की महंगाई बढ़नी स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ एक बात और थी महंगाई बढ़ने की कि उसी के कार्यकाल में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ता है पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में, और वहाँ पे करीब 30 लाख लोग भूख से मर जाते हैं, और उस समय ब्रिटिश सरकार उन पर कोई ध्यान नहीं देती है। तो ये सब जो कारण थे, उन सब कारणों से एक पृष्ठभूमि तैयार होती है भारत छोड़ो आंदोलन की, और उसके बाद महात्मा गांधी के द्वारा एक वर्धा सम्मेलन जो गुजरात में है, वहाँ पे एक सम्मेलन कांग्रेस पार्टी के द्वारा बुलाई जाती है, और उस सम्मेलन में महात्मा गांधी के द्वारा ये प्रस्ताव रखा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन का, जिसका मैंने जिक्र किया है। पिछला वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप उसमें देखेंगे तो आपको डिटेल्स पता चलेगा कि उसमें उन्होंने 13 सूत्रीय कार्यक्रम रखे थे, जिसमें वो लगभग 10 सूत्रीय कार्यक्रम तो वो हर एक अपने जितने भी उनके द्वारा किए गए थे आंदोलन उसमें किए गए थे। इसमें कुछ नई खास बातें थी, जिसमें वो रियासतों के जो शासक थे उनको उन्होंने अपील की थी, महिलाओं को अपील की थी, देश के जो सैनिक थे, जो ब्रिटिश सैनिक थे, उनसे ये अपील की गई थी। तो ये सारी चीज़ें हुई थी उस दरमियान, और इस प्रकार से कुछ नई चीज़ें थी, कोई नई रणनीति थी जो कहीं ना कहीं देश के लोगों में देश प्रेम की भावना को बढ़ा रही थी, और लोग उम्मीद कर रहे थे कि किस तरह से हमें देश को स्वतंत्रता चाहिए। वर्धा सम्मेलन जब हुआ उसमें ये प्रस्ताव पारित किया गया कि अब आंदोलन आरंभ किया जाएगा। उसके बाद 1 अगस्त को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। हाँ, तिलक दिवस आप जानते हैं, जब हम लोग असहयोग आंदोलन पढ़ रहे थे उसमें आपने देखा होगा कि जैसे ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा की जाती है, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक उनकी मृत्यु हो जाती है, और उनकी मृत्यु के बाद या उनकी स्मृति में इस बार 1 अगस्त को तिलक दिवस मनाया जाता है, जिसमें देश के जो कांग्रेस के जो सरीखे नेता थे, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रमुख रूप से थे, वो इसमें काफ़ी शिरकत करते हैं और लोगों में एक देश प्रेम की भावना को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से तिलक दिवस मनाया था, और तिलक दिवस के बाद 7 और 8 अगस्त को मुंबई में एक अधिवेशन बुलाया था कांग्रेस का, और जिसमें महात्मा गांधी और कांग्रेस के सभी जो वरिष्ठ नेता थे उनके द्वारा इसमें भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाती है, और उसमें ये देखा जाता है कि किस प्रकार से हमें आगे रणनीति तैयार करनी है। तो मैं इसके बारे में और थोड़ा डिटेल्स में जाऊँ तो इसमें जो मुंबई है, वर्तमान मुंबई, वहाँ मुंबई में ग्वालियर टैंक था, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक बहुत बड़े सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, और जिसमें कांग्रेस के सभी नेता शामिल होते हैं, और उसमें महात्मा गांधी लगभग 70 मिनट तक भाषण देते हैं, और वो उसमें उनका एक बहुत फेमस भाषण था जिसमें वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, मंत्र ये है कि हमें अपने देश को स्वतंत्र कराना है, और स्वतंत्रता जब तक नहीं मिलती है तब तक हम लोगों को चैन से नहीं बैठना है, हम लोग को या तो देश को स्वतंत्र कराना है या फिर शहीद हो जाना है। और इसी में उन्होंने करो या मरो का उन्होंने आह्वान किया था लोगों से, जो बाद में चलकर भारत छोड़ो आंदोलन का एक यह प्रमुख नारा बना। छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त को आरंभ हुआ, लेकिन हाँ एक चीज़ और बता दूं, चूँकि यह अगस्त में हो रहा था इसलिए इसे अगस्त क्रांति के भी नाम से जानते हैं। अगस्त में हो रहा था तो इसलिए अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। और जैसे ही 8 अगस्त की संध्या में ये भाषण समाप्त होता है महात्मा गांधी का, उसके तुरंत ही बाद यानी कि रात्रि में जितने भी कांग्रेस के बड़े लीडर थे उन सभी लीडर को क्या किया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, और उस घटना को या उसे ऑपरेशन 0 आवर कहते हैं। उसमें ये किया गया कि कांग्रेस के जो प्रमुख नेता थे उनको गिरफ्तार किया गया और उन्हें अलग अलग जगहों पे रखा गया। तो कहाँ रखा गया, तो महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, ये जो सारे लोग थे इन्हें पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया, जबकि अहमदनगर के किले में पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके साथ साथ कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं को रखा गया। इतना ही नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उन्हें पटना के जो जेल था उसमें रखा गया, और जयप्रकाश नारायण वो हजारीबाग के जेल में उन्हें बंद किया गया। परंतु मैं आपको बता दूं कि ये हजारीबाग से वो जेल से वो भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें यानी कि आप समझ सकते हैं कि जैसे ही आंदोलन की घोषणा की जाती है वैसे ही कांग्रेस पार्टी की इस घोषणा से ब्रिटिश सरकार इतनी डर जाती है कि वो रातों रात
सभी नेताओं की गिरफ्तारी के बारे में ऑर्डर निकाल देती है और सारे लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तब उसके बाद क्या होता है, देश का आंदोलन कैसे चलता है, तो उसके बाद को कांग्रेस के जो द्वितीय श्रेणी के नेता थे वो इस आंदोलन को अपने पास उससे अपने नेतृत्व में लाते हैं। और उनमें कौन कौन लोग थे, तो उनमें आप देखेंगे कि 9 अगस्त को अरुणा आसिफ अली जो थी, और उनके द्वारा क्या किया गया था कि जहाँ पर पिछले दिन ग्वालियर में जो भाषण हुआ था महात्मा गांधी का, उसके अगले दिन अरुणा आसिफ अली के द्वारा तिरंगा झंडा फहराया जाता है बहुत सारे लोगों के बीच में, और वहीं से अगस्त क्रांति की शुरुआत की जाती है। वर्तमान में ग्वालियर टैंक को अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने इसके द्वारा शुरुआत की। इसके बाद कांग्रेस के जो बाकी नेता थे, जैसे जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, और उसके अलावा सुचिता कृपलानी एक थी, सुचिता कृपलानी, इन सब के द्वारा जो आंदोलन है उसको अपने अंडर में लिया जाता है, उनके नेतृत्व में आरंभ होता है, और वो सारे लोग भूमिगत होकर के आंदोलन को चलाना आरंभ करते हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात थी कि एक महिला थी उषा मेहता के द्वारा कांग्रेस रेडियो की स्थापना की जाती है, और वो रेडियो प्रसारण के माध्यम से लोगों में देशभक्ति या इस आंदोलन को कैसे चलाना है, किस प्रकार से हैंडल करना है, उसके बारे में वो काफ़ी 4 महीने तक वो इसको अपने तरह से चलाती हैं। और उनके इस रेडियो स्टेशन को चलाने में मैक्सिको के एक इंजीनियर थे, उनके बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आंदोलन जो है अपनी तेज़ी से आरंभ होता है। अब हम देखते हैं कि जो आंदोलन था उसका स्वरूप क्या था। आप 12th के एग्जामिनेशन में देखेंगे या फिर अगर आप देंगे एग्जाम स्नातक का, तो उसमें क्वेश्चन आता है हमेशा जो पॉपुलर है कि भारत छोड़ो आंदोलन के स्वरूप के बारे में लिखें। तो स्वरूप पे हम चलते हैं और देखते हैं कि इस आंदोलन के क्या स्वरूप थे। तो आइए, इस आंदोलन को मुख्यतः 4 स्वरूपों में बांटा गया है, यानी कि 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो था उसको 9 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में उसको माना जाता है या उसको डिवाइड किया गया। इसमें क्या किया था, हड़ताल, प्रदर्शन और जुलूस। हड़ताल किस चीज़ के लिए, चूँकि हम लोगों ने 13 सूत्रीय मांग पढ़ी थी, उसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि शांतिपूर्वक हड़ताल किया जाएगा, तो हड़ताल और जुलूस प्रदर्शन किए जाएंगे। और उस प्रदर्शन का उद्देश्य क्या था कि शांतिपूर्ण तरीके से जो ब्रिटिश प्रतीक हैं उनका बहिष्कार करना था। तो इसमें जो सबसे बड़ी जो घटना होती है, 11 अगस्त 1942 ईस्वी को अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि 11 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई में करीब जब प्रदर्शन हो रहे थे तो 13 राउंड से अधिक गोलियां चलाई जाती हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं 13 राउंड, यानी कि हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई। उन्होंने जरा सा भी नहीं सोचा कि हमारा भविष्य क्या होगा। वो अपने देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति उन्होंने दे दी। उसके अलावा पटना में छात्रों के द्वारा पटना सचिवालय पर झंडोत्तोलन करने का प्रयास किया गया। जो ब्रिटिश झंडा था, जैक था, उसे उतार रहे थे और वो भारतीय तिरंगे को फहराने की कोशिश कर रहे थे। उसमें करीब 7 जवानों को ब्रिटिश गोलियों का शिकार होना पड़ता है। वो जो सारे बच्चे थे, जो लोग थे, वो करीब मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट थे, जिनकी उम्र 15 वर्ष से लेकर के 18-21 या 18-19 वर्ष की थी। तो उनके अंदर कितना जज्बा था। और मैं आपको बता दूं कि जो 13 सूत्रीय मांग था, ये जो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, उसमें उन्होंने कहा भी था कि जो स्थानीय वहाँ पे नेता हैं, विद्यार्थियों से उन्होंने अनुरोध किया था कि जो स्थानीय नेता हैं, आप उनके नेतृत्व में आप इस आंदोलन को चलाए रखेंगे। और भारत में जो ये चीज़ें हैं, बिहार में खासकर बिहार के लोगों ने अपने इस जज्बे को, इस त्याग से, इस बलिदान से उसको जीवित रखा या उस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया। आगे हम देखते हैं और इसके अलावा देश के जो सभी प्रांत थे उसमें विरोध प्रदर्शन, हड़ताल और ये सारी चीज़ें होने लगी। तो पहली चीज़ों में हम देख सकते हैं कि जो 9 से 11 अगस्त की जो चीज़ें थी उसमें क्या होता है कि हड़ताल जुलूस होते हैं। दूसरा चरण है, उसको हम मान सकते हैं, इसमें विरोध प्रदर्शन होता है। इसे हम 21 अगस्त से 6 सितंबर 1942 ईस्वी तक माना जाता है या इसे इसमें बांटा गया है। इसके अंदर क्या हुआ था कि सरकारी भवनें, सरकारी संपत्ति, डाकघर, पुलिस थाने, रेलवे पटरी, इन सब चीज़ों का क्या किया गया था,
नुकसान किया गया था। यानी कि अब यहाँ पर जो सिर्फ हड़ताल और जुलूस पहले राउंड में हो रहे थे वो द्वितीय राउंड में और वो थोड़ा ज़्यादा डेवलप होता है और जितने भी सरकारी भवन होते हैं, संपत्ति होती है, उनका नुकसान पहुंचाना, ब्रिटिश जो संपत्ति थी, उनके जो प्रतीक थे, उन सब चीज़ों को हटाना आरंभ कर दिया जाता है। इसी के अंतर्गत सरकारी भवन, डाकघर, जो सरकारी चीज़ें हैं, ठीक है, पुलिस थाने, रेलवे पटरियाँ, इन सब सारी चीज़ों को उखाड़ा जाता है और यथासंभव जितना हो पाता है, जितने लोग कर सकते हैं, वो अपनी पूरी ताकत लगाते हैं भारतीय जनता। और उसका सबसे अधिक प्रभाव यूपी के बलिया में देखने को मिलता है। उसके अलावा 21 और 22 अगस्त और 6 सितंबर को बिहार में इस चीज़ को या इस द्वितीय राउंड में जो ब्रिटिश सरकार होती है वो मशीन गन्स का प्रयोग करती है लोगों को मारने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि आंदोलन कितना विभत्स होता जा रहा था, या उनके अंग्रेजों के जो क्रूर जो दमन थे वो आरंभ यहीं से हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ प्रदर्शन हो रहे थे, जबकि यहाँ पे जो विरोध था वो अब हिंसक होने लगा था। अब इसके तीसरे चरण में चलते हैं और देखते हैं ये सितंबर 1942 से फरवरी 1943 के बीच में जो चीज़ें होती हैं उसमें आप ये समझ सकते हैं कि पुलिस और सेना जो है अब यहाँ पर से क्षुब्ध होकर जो बम्बई, मध्य प्रांत, ये जो सारे क्षेत्र थे, इन प्रांतों में बम का प्रयोग किया जाता है। तो इससे स्पष्ट है कि अब आंदोलन बिल्कुल हिंसात्मक हो जाता है, पुलिस के द्वारा भी, सेना के द्वारा भी और जनता के द्वारा भी। कहीं कहीं तो समानांतर सरकार भी बनाई जाती है। हम उसका जिक्र करेंगे कि किस दौर में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कब देश में समानांतर सरकार बनाई जाती है लोगों के द्वारा। तो फिर हम इसके बाद चलते हैं 43 से मई 1944 के बीच में। ये चौथा चरण था। इस चरण में 6 मई 1944 ईस्वी को महात्मा गांधी को जो आगा खां के पैलेस में बंद थे उन्हें छोड़ दिया जाता है। कारण कि उस बीच में उनकी जो पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उनकी हालत भी खराब होने लगती है स्वास्थ्य कारणों से। फिर उन्हें सरकार जो है उसको छोड़ देती है। परंतु अब 1944 ईस्वी तक आते आते तक ये स्वतंत्रता का जो आंदोलन था वो धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगता है और कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है बैकफुट पर आने लगती है। और आने वाले समय में फिर जो लोग जो थे फिर से तिलक दिवस मनाते हैं और स्वतंत्रता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनाने के लिए वो इसको सेलिब्रेट करना आरंभ कर देते हैं। तो इस चरण में हम लोगों ने देखा कि क्या क्या स्वरूप थे। अब हम देखते हैं कि ये जो आंदोलन हुए उसमें कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई। तो हम लोगों ने देखा अभी कि किस प्रकार से जो इसके स्वरूप थे उसको 4 भागों में बांटा गया है और किस तरह से आंदोलन आरंभ होता है और उसके बाद इसमें कैसे वो धीरे धीरे हिंसात्मक हो जाता है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब यह आंदोलन हिंसक हो रहा था, यानी कि इसके स्वरूप के दूसरे चरण में जब विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे थे, सरकारी संपत्तियों का नुकसान पहुंचाया जा रहा था, बहुत सारे लोगों पर अत्याचार किए जा रहे थे, उस बीच में जो समाचार पत्र थे जो वास्तविक न्यूज़ को जो छाप रहे थे, उन्हीं सारे न्यूज़ों को क्या किया गया था, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी, उस पर रोक लगा रही थी। और वो क्या करती थी कि वैसे समाचार को जिसमें हिंसात्मक जनता के द्वारा जो हिंसात्मक कार्यक्रम किए जा रहे थे उसका वो कटिंग्स या उस पे न्यूज़पेपर को ले जा करके और वो महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में दिखाते थे और उनसे ये कहते थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि महात्मा गांधी एक अहिंसात्मक आंदोलन के बारे में वो उन्होंने सोचा था। और वो चूँकि इसके पहले भी 1920 ईस्वी में जब असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया था, उस बीच में उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमारा जो आंदोलन होगा वो अहिंसात्मक होगा। और जैसे ही चौरा चौरी की घटना होती है वो आंदोलन को रोक देते हैं। तो अंग्रेज़ों को इस बार भी लगता है कि शायद कुछ ऐसा हो और वो आंदोलन को रोक दें, पर इस पर महात्मा गांधी चुप्पी साधते हैं और वो बोलते हैं कि यह कोई हिंसात्मक आंदोलन नहीं है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे हैं उसका यह आत्मरक्षा या प्रत्युत्तर है। तो उनके अंग्रेज़ों की यह उम्मीदें भी जो हैं वो बहुत जल्दी ही टूट जाती हैं। तो हम चलते हैं और देखते हैं कि इस बीच में जो इसका स्वरूप था उसमें प्रमुख घटनाएं और क्या क्या हुई। तो हम आइए देखते हैं
तो इसमें सबसे पहले जो कांग्रेस था उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। जैसे ही नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी क्या करती है, कांग्रेस पार्टी को लेकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट की यही रणनीति होती है कि पहले इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, इस पर बैन लगा दिया जाए। हाँ, ठीक उसी प्रकार से जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जब गोलमेज सम्मेलन होता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और उस समय जैसे ही महात्मा गांधी इंग्लैंड से भारत आते हैं, तो तब तक जो प्रमुख नेता थे कांग्रेस के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और कांग्रेस पार्टी को अवैध घोषित किया गया था। ठीक उसी घटना की पुनरावृत्ति यहाँ पर भी की जाती है। उसके अलावा जो समाचार पत्र थे उन पर प्रतिबंध लगाया था। वैसे समाचार पत्र जो भारतीय जो समाचार थे जिनसे देश प्रेम की भावना बढ़ रही थी या लोगों में और अधिक उत्साह उत्पन्न हो रहा था, उस कारण से वो क्या करते कि वैसे समाचार पत्रों को वो बंद करने का प्रयास किया और बंद कर भी देते हैं। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है समानांतर सरकार। हाँ, समानांतर सरकार का अर्थ ये होता है कि देश में उस समय ब्रिटिश सरकार के साथ साथ एक पैरेलल भारत के जो लोग थे वो अपनी सरकार चला रहे थे, और उसकी शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश में की गई थी। उत्तर प्रदेश में एक जगह है बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में ये चलाया गया था समानांतर सरकार। उसके बाद सतारा, मेदिनीपुर जो क्षेत्र थे जो बंगाल में है, तामलुक, धारवाड़, तलचर, बालासोर, ये जो सारे जगह थे वहाँ पर भी जो परिस्थितियाँ थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के विपरीत होती हैं, और वहाँ पर भी लगभग समानांतर सरकार चलाई जाती है, जिसमें बिहार के भी कुछ हिस्से शामिल थे। तो ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों को दर्शाता है कि आंदोलन अपने किस हद तक अपने चरम पे जा रहा था। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब समानांतर सरकार बन गई, इसका अर्थ तो ये हुआ कि वो ब्रिटिश सरकार को बिल्कुल नहीं मान रहे थे, और वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो दमन चक्र किया गया था उसका वो भरपूर या यथासंभव उसका प्रत्युत्तर भी दे रहे थे। इसके अलावे और जो प्रमुख घटनाएं थीं वो 11 अगस्त को मैंने बताया था इसके पहले कि जो सचिवालय में जो लोग झंडा फहराने गए थे, जो 7 युवा थे, उनको गोली मार दी जाती है जिसमें वो शहीद होते हैं। 19 अगस्त को लाल बहादुर शास्त्री, उनकी भी गिरफ्तारी हो जाती है। उसके साथ साथ एक महिला थी जो 78 वर्ष की थी, मातंगिनी हजारा, जिनकी आयु 78 वर्ष की थी, उनको विरोध प्रदर्शन करने के समय उनको भी गोली मार दी जाती है, और ये कहाँ की नहीं, कहीं और की नहीं, असम की थी। उसके अलावा कनकलता बरुआ मात्र 13 वर्ष की आयु थी और ये भी प्रदर्शन कर रही थी, उनको भी गोली मार दी जाती है। तो मैंने कहा था कि इस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। पिछले कक्षा में मैंने जिक्र किया था कि महिलाओं को जो 13 सूत्रीय जो कार्यक्रम थे, इसमें महात्मा गांधी ने विशेष रूप से अपील किया था कि वो अपने घरों की दहलीज से बाहर निकलें और अपने देश के स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ें, और उसका हमें यहाँ पर देखने को उदाहरण मिल भी रहा। उसके अलावा कल्पना दत्त, अनुसुईया काले, सरोजनी नायडू तो जानते ही हैं आप, मीराबेन, ये जो सारी महिलाएं थीं, सुचिता कृपलानी मैंने जिक्र किया था, तो ये सारे जो लोग थे, उषा मेहता, ये जो लोग थे, अरुणा आसिफ अली, ये जो सारी महिलाएं थीं, उनकी भी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हम उनकी भूमिका को बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं। और इस प्रकार से इसके अलावा एक और प्रमुख घटना थी कि सुभाष चंद्र बोस, आप तो जानते ही हैं, उनके द्वारा जो आज़ाद हिंद फौज की गठन किया गया था, उनके द्वारा भी वो एक तरफ जापानियों का सहयोग कर रहे थे, उनके सहयोग से भारत पर अधिकार करना चाहते थे और अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहते थे। उन्होंने उस समय दिल्ली चलो का नारा दिया, और एक तरह से देखा जाए तो देश में महात्मा गांधी के द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा था, जबकि देश के बाहरी सीमा में सैन्य प्रदर्शन के द्वारा या सैन्य शक्ति के द्वारा सुभाष चंद्र बोस की भी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो यह जो आंदोलन था वो काफ़ी अपने चरम पे पहुंचता है, और वो एक नई दिशा प्रदान करता है, एक नई ऊर्जा के साथ इतने सारे जो लोग होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ अब ध्यान देने योग्य बात है कि जो महात्मा गांधी के द्वारा जो करो या मरो का नारा दिया गया, अगर ये जो स्थिति अगर 1920 ईस्वी में हुई होती तो सचमुच में जो 1 वर्ष का टारगेट था कि 1 वर्ष में हम स्वतंत्र हो जाएंगे, तो शायद हम लोग 1920-22 में ही स्वतंत्र हो गए होते। महात्मा गांधी जिस चीज़ को काफ़ी देर से समझे,
उसी चीज़ को सुभाष चंद्र बोस या जो अन्य नेता थे वो पहले इस बात को समझ चुके थे कि अंग्रेज़ों से सिर्फ प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन या फिर उनसे अनुनय विनय करने से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी। उसके लिए हम लोगों को मजबूत होना होगा, हम लोगों को उनका प्रत्युत्तर देना होगा। और कहीं ना कहीं जो जैसे जैसे आंदोलन हिंसक होता जा रहा था, वह ये बात सही है, यह मानने योग्य है कि इसमें ब्रिटिश सरकार के द्वारा आंदोलन को कुचलने के लिए पहली बार जो है वायुयान का या लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया, बमबारियां की गई बंगाल के क्षेत्रों में। बहुत क्रूर तरीके से इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया। परंतु दूसरी ओर ये भी था कि आंदोलन जिस प्रकार से अपनी गति में था, देश का हर एक बच्चा, हर एक नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का था, वो इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहा था। और उनके पास सिर्फ एक ही नारा था या एक ही सपना था कि हमें देश को स्वतंत्रता के पहले थकना नहीं है। और देखा जाए तो इस आंदोलन में करीब 10,000 से अधिक लोगों की हत्या हो जाती है पुलिस दमन चक्र में। परंतु हम सरकारी आंकड़ों की अगर बात करें तो हम देखेंगे कि सरकारी आंकड़ों में जो मृत्यु जो की संख्या थी वो 940 थी। 940 लोगों के मृत्यु का रिकॉर्ड था, जबकि जो घायल थे वो 1630, नज़रबंद जो किए गए थे वो 18,000 लोगों को नज़रबंद किया गया था, जबकि गिरफ्तार 60,229 लोग गिरफ्तार हुए थे। तो इस प्रकार से जो आंदोलन था वो काफ़ी अपने चरम पे था। और 1944 ईस्वी के आते आते तक ये आंदोलन थोड़ा शिथिल पड़ा, जब महात्मा गांधी को छोड़ दिया गया 6 सितंबर 1944 ईस्वी को। उनके स्वास्थ्य कारणों से ब्रिटिश सरकार के द्वारा उन्हें जेल से बाहर निकाल दिया गया। तब तक ब्रिटिश जो युद्ध लड़ रहे थे, द्वितीय विश्व युद्ध, उसमें भी उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, वो शायद कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहे थे। परंतु आने वाले समय में हम जब पढ़ेंगे कि 9 अगस्त की जो घटना होती है और 6 और 9 अगस्त की जो अमेरिका के द्वारा जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बमबारी की जाती है, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति बदल जाती है और फिर एक बार फिर से मित्र राष्ट्र जो है वो युद्ध जीतने की ओर अग्रसर होता है। तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। तो अब हम इसके अगले चरण में देखेंगे या जानेंगे कि यह आंदोलन जो हुआ वो इसके क्या क्या प्रभाव पड़े, या इसके प्रभाव जो थे वो क्या भारतीय राजनीति पर या विश्व की राजनीति पर उन्होंने अपनी क्या छाप छोड़ी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो।